नमस्कार। न्याय के देवता शनि महाराज 17 मई 2026 से लेकर 9 अक्टूबर 2026 तक रेवती नक्षत्र में जा रहे हैं। मीन राशि का यह अंतिम नक्षत्र है। ये सिर्फ कोई साधारण ट्रांजिट नहीं है, क्योंकि इसी ट्रांजिट के दौरान गुरु महाराज भी कर्क राशि में रहेंगे। सो ये जो कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहा है वो बड़ा ही यूनिक कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहा है। ऑन टॉप ऑफ इट राहु और केतु भी अपने अपने नक्षत्रों की एक्सिस पर है। जैसे कि राहु जो है वह शतभिक्षा नक्षत्र में है, जो राहु का ही नक्षत्र है, और केतु जो है वह मघा नक्षत्र में है, वो भी केतु का ही नक्षत्र है। तो ये जो कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहा है 145 दिनों का, वह हमारे पुराने कर्मों का हिसाब मांगेगा। शनि को कर्म का देवता तो कहा ही गया है, लेकिन वह रेवती नक्षत्र में क्या फल देगा वह दर्शाता एक स्पष्ट श्लोक भविष्य फल भास्कर में दिया गया है। रेवत्याम च गतः सौरिः तदा देवो न वर्षति हाहाकारम महारौद्रम पृथिव्याम जायते शिवे। अर्थात शनि जब रेवती में जाते हैं तब वर्षा का अभाव होता है और पृथ्वी पर हाहाकार अर्थात एक तरह की अनसर्टेनिटी का माहौल बना रहता है। अब ऐसा क्यों होता है वह समझने के लिए हमें सर्वप्रथम ये समझना होगा कि रेवती नक्षत्र का स्वभाव कैसा है, और वह समझाते हुए शास्त्रों में कई श्लोक दिए गए हैं। लेकिन रेवती का जो स्पष्ट अर्थशास्त्रों में कहा गया है वह है समृद्धि। लेकिन जब शनि रेवती में आता है तब हमसे ये प्रश्न पूछता है कि क्या हमारी समृद्धि धर्म के ऊपर आधारित है? यदि हमारी समृद्धि धर्म के ऊपर आधारित नहीं है, लीगल नहीं है, तो फिर उसको चुनौती मिलेगी। ऋग्वेद में रेवती के नक्षत्र के जो मालिक है वह मालिक देवता जो है वह है पुषा देवता, और पुषा देवता के बारे में ऋग्वेद में यह ऋचा आती है, पुषाश्चक्रम न ऋष्यति न कोशो अवपद्यते नो अस्य व्यथिते पविहि। यदि इसको डिकोड करें तो इसका मतलब ये होता है कि पुषा का चक्र कभी नष्ट नहीं होता, उनका कोश कभी खाली नहीं होता, और उनके चक्र की धार कभी कम नहीं होती। अब जब डिसिप्लिनरी या फिर अनुशासन के प्रेमी शनि पुषा अर्थात मार्गदर्शक के घर में आते हैं तो वे उन रास्तों को काट देते हैं जो गलत दिशा में जा रहे हैं। वैसे रास्ते जो इल्लीगल है, वैसे रास्ते जो हेल्पफुल नहीं है, वह इस समय के दौरान कट जाते हैं या फिर दूर हो जाते हैं। दूसरा, पुषा को शास्त्रों में अदंतक अर्थात बिना दांत वाला कहा गया है। अर्थात पुषा को सिर्फ नरम भोजन पसंद है। इसका यदि हम ज्योतिषीय अर्थ समझे तो ये समझ में आता है कि इस कालखंड में या इस समय के दौरान वही बचेगा जो फ्लेक्सिबल होगा, जो रिजिड होगा, या फिर जो सरमुख्तियार की तरह एक्ट करेगा। वैसे लोग डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और फ्लेक्सिबल लोग इस समय के दौरान विजयी होंगे। जिद्दी व्यवस्थाएं टूटेगी। यदि थोड़ा समझने के लिए समय में पीछे जाए तो ऐसा कहा गया है कि इतिहास खुद को दोहराता है, सिर्फ पात्र बदलते रहते हैं। सो आज से 30 साल पहले, क्योंकि शनि की जो एक साइकिल है वो 30 साल की होती है। सो 1996, 1997 में और उससे पहले 1967 और 1968 में भी शनि ऐसे ही रेवती नक्षत्र में थे, और उस समय हमने दो चीज़ें देखी थी। एक था बॉर्डर रीडेफिनेशन अर्थात नक्शे बदले थे, और दूसरा मैरीटाइम पावर अर्थात समुद्रों पर प्रभुत्व की जंग शुरू हुई थी। वर्तमान में 2026 में जिस तरह की ग्रहों की परिस्थिति चल रही है, शास्त्रों में ये कहा गया है परस्परम नरेंद्राणाम युद्धम भवति दारुणम। अर्थात राजाओं या फिर
राष्ट्र के अध्यक्षों के बीच भयंकर युद्ध की परिस्थिति बनती है। अब इंटरेस्टिंगली जिस तरह की परिस्थिति अभी रशिया यूक्रेन में है, या फिर इजराइल हमास के बीच में है, या फिर ईरान की परिस्थिति को लेकर, या फिर गल्फ कंट्रीज़ को लेकर, ओपेक कंट्रीज़ को लेकर जिस तरह की अनसर्टेनिटी चल रही है, वह अनसर्टेनिटी कुछ समय के लिए और बढ़ेगी ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। उसमें भी मई के बाद निर्णायक और विनाशकारी मोड़ आता हुआ दिख रहा है। समुद्री सीमाएं, और उसमें भी रेड सी, साउथ चाइना सी और गल्फ जो सी है, उसमें कुछ बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कानून बनता हुआ दिख रहा है। वैश्विक यदि अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो शनि रेवती में अकाउंटेंट की भूमिका में काम करता है। इंटरेस्टिंगली जो रेवती नक्षत्र है उसका जो स्वामी ग्रह है वह स्वामी ग्रह भी बुध है, और बुध को व्यापार का कारक कहा गया है। तो जब शनि यहाँ पर वक्री हो गए अर्थात 26 जुलाई 2026 के बाद, तो बैंकिंग सेक्टर में बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आते हुए हम देखेंगे। आर्टिफिशियल जो बबल्स है वह इस समय के दौरान फटने की पूरी संभावना है। ऋग्वेद में पूषा को लॉर्ड ऑफ इन्फिनाइट वेल्थ कहा गया है, ईशानम राधसाम महः। इसका मतलब ये हुआ कि जब शनि इस संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए आते हैं तो धातुएं अर्थात मेटल्स बहुत बढ़ती है और सुरक्षा कवच की तरह मददरूप होती है। तो गोल्ड, सिल्वर या प्रेशियस मेटल्स इस समय के दौरान हमारी सुरक्षा कवच बन के हमें हेल्पफुल होगी। क्रूड ऑयल ड्यू टू सैटर्न और राहु केतु की जो एक्सिस है उसके कारण संकट में आता हुआ दिख रहा है। एनर्जी क्राइसिस आती हुई दिख रही है और ऑयल और गैस में स्थिर प्राइस नहीं हो पाएगी, बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन होगा। अब थोड़ा और ज़्यादा फोकस हो तो लास्ट टाइम जब शनि महाराज रेवती नक्षत्र में थे तब 96-97 के दौरान .com की क्रांति हमने देखी थी, लेकिन उसी समय के दौरान एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस भी हमने विटनेस की थी। यदि मैं आज की बात करूँ 2026 की, तो एआई क्रांति और वैश्विक कर ग्लोबल डेट के बीच हम खड़े हैं। और जैसा मैंने पहले कहा, रेवती नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है वह बुध ग्रह है, और बुध के बारे में बात करते हुए शास्त्र ये कहता है, बुधो बुद्धि प्रदाता च सर्व कार्येषु सिद्धिदः, अर्थात बुध बुद्धि देने वाला और व्यापार रिलेटेड सभी कार्यों में सफलता देने वाला है। लेकिन जब शनि वहाँ पर आते हैं तो उन व्यवसायों का या फिर उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का वह ऑडिट करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कागजी होते हैं या फिर बबल के तौर पर होते हैं। अर्थात जो इलीगल कंपनीज होती है वह कंपनीज के ऊपर कार्यवाही की जाएगी। हमारा निवेश यदि हमने मैनिपुलेटिव कंपनीज के ऊपर लगा हुआ है तो इस समय के दौरान हमें नुकसान होने की भी संभावना है। अब सिर्फ और सिर्फ बुध व्यापार को नहीं दिखाता, बुध कूटनीति और कम्युनिकेशन को भी दिखाता है। तो उसका अर्थ ये हुआ कि इस समय के दौरान डिप्लोमेसी और ज़्यादा सक्रिय होगी। कुछ देशों के बीच में जहाँ पर युद्ध चल रहा है वहाँ पर बातचीत के कारण युद्ध विराम कुछ समय के लिए हो भी सकता है। सीज फायर की संभावना इस समय के दौरान हो भी सकती है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के कारण फाइनल सेटलमेंट की ओर लोग बढ़े और नॉट टोटल सीज फायर लेकिन कुछ समय के लिए टेम्पररी सीज फायर होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि रेवती नक्षत्र जलीय तत्व की मीन राशि में आता है तो रेड सी, पैसिफिक ओशन एवं साउथ चाइना सी में कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उदय होता हुआ दिख रहा है, स्ट्रिक्ट लॉ होते हुए दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, वराह मिहिर जी ने इसके बारे में बात करते हुए एक अन्य सूत्र भी दिया है जो ये कहता है, रेवत्याम स्थितः सौरिः
पीडयेत राज्य मंत्रिणः। अर्थात जब शनि रेवती में होते हैं तब उच्च अधिकारियों को या फिर मंत्रियों को कष्ट या पदच्युत होना होता है। अर्थात ऐसे मंत्री जो अपने राजा को या फिर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को गलत सलाह दे रहे थे, उनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, उनकी मानहानि होगी और उनका पद जाएगा। सो एक तरह से मिनिस्टर लेवल पर प्योरिफिकेशन की प्रोसेस चलेगी। आइए अब लास्ट में हमारी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा वो भी संक्षिप्त में देखते हैं। मेष राशि वालों को अपने खर्च के ऊपर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा उनका डेट इस समय के दौरान बढ़ सकता है। यह इमरजेंसी में अस्पताल में जाना पड़े वह भी दिखा रहा है और विदेश यात्रा के द्वारा खर्च होता हुआ भी दिख रहा है। यदि आप विदेश यात्रा में जा रहे हो तो जो आपने बजट किया होगा उससे थोड़ा ज़्यादा खर्च हो जाएगा। एक बात तो तय है कि आपको एडवेंचरस एक्टिविटी से इस समय के दौरान दूर रहना चाहिए। वृषभ राशि वालों को लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। इनकम के नए सोर्स आते हुए दिखेंगे, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और वो देखेंगे कि उनके बिजनेस में भी अच्छी बढ़ोतरी हो रही है। मिथुन राशि वालों के लिए वर्क क्षेत्र में जिम्मेवारियां बढ़ेगी लेकिन उतनी सैलरी नहीं बढ़ेगी, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इनकम नहीं बढ़ेगी। कर्क राशि वालों के भाग्य में वृद्धि होगी, लंबी धार्मिक यात्रा या फिर कुछ नया सीखने के लिए बड़ा ही बढ़िया समय है ये। सिंह राशि वालों को अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहना होगा, गुप्त शत्रुओं से उनको सावधान होगा। यदि वह रिसर्च के कार्य में है तो इस समय के दौरान उनको सफलता मिल सकती है। कन्या राशि वालों को साझेदारी या फिर वैवाहिक जीवन में पारदर्शिता रखनी पड़ेगी, ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी, अन्यथा उनको बिट्रेयल मिलेगा। तुला राशि वाले के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है, शत्रुओं के ऊपर वह विजय प्राप्त कर पाएंगे, कोर्ट कचहरी में उनको राहत मिलती हुई दिख रही है। वृश्चिक राशि वालों के लिए संतान पक्ष को लेकर कोई चिंता होती हुई दिख रही है। यदि वह कोई स्टडी कर रहे हैं तो अभ्यास के लिए समय अच्छा रहने वाला है। धनु राशि वालों के लिए घरेलू सुख सुविधाओं के ऊपर, डोमेस्टिक चीज़ों के ऊपर यह खर्च होता हुआ दिख रहा है। माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ समस्या आती हुई भी दिख रही है। मकर राशि वालों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। यदि वह लोग कोई एडवेंचरस एक्टिविटी करेंगे या फिर थोड़ा साहस करेंगे तो उनको उसमें सफलता मिलेगी। भाई बहन को लेकर या सिबलिंग्स को लेकर उनको अच्छे समाचार की प्राप्ति भी होगी। कुंभ राशि वालों के लिए संचित धन में वृद्धि होगी, लेकिन यदि उन्होंने अपनी वाणी को नहीं संभाला तो कोई परमानेंट जो उनके रिलेशनशिप थे, लॉन्ग जो रिलेशनशिप थे वह डिस्टर्ब हो सकते हैं, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। मीन राशि वालों के लिए यह समय आत्म मंथन और व्यक्तित्व निर्माण का समय रहेगा। अपनी स्पीड को बढ़ाए, एडवेंचरस एक्टिविटियों के प्रति न जाए और जो भी कर रहे हैं वह सोच समझ कर यदि वो करेंगे तो ही उनको लाभ मिलेगा। अंत में ये याद रहे कि यह 2026 का समय हमारे लिए, जब शनि रेवती नक्षत्र में जा रहा है, वह समय हमारे लिए महारौद्र हाहाकार भी हो सकता है और अक्षय कोष की तरह भी काम कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन दैट कि हमारे कर्म कैसे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? तो शास्त्र ये कहता है कि सर्वप्रथम तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। रिजिड होकर यही मैं करूँगा ऐसा मान के हमें नहीं चलना है। हम यदि फ्लेक्सिबल रहेंगे तो ही हमें लाभ होगा। शनि के रिलेटेड यदि आप कोई दान करोगे तो भी आपको लाभ होगा। शनि का मंत्र जाप करने से भी आपको लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, यदि शनि आपके लिए ट्रांजिट में खराब है तो शनिवार का उपवास करने से भी लाभ होगा। वैदिक शास्त्रों में उसके लिए एक मंत्र जाप की विधि भी दर्शाई गई है और ऋग्वेद का यह मंत्र जो ये कहता है कि हे पूषा, हम आपसे सर्व कल्याण की प्रार्थना करते हैं, आप हमारे पापों को दूर करें और हमें आने वाले कल के लिए समृद्ध करें। ऐसी ऋग्वेद की ऋचा कहकर मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। याद रहे, शनि जब रेवती नक्षत्र में परिभ्रमण कर रहा है, यदि आप ये मंत्र जाप करोगे तो आपको सुनिश्चित लाभ मिलेगा।
आते स्वस्ति मिमह आरे अध मुवा वसुम अध्याच सर्वतातये श्वश्च सर्वतातये। शुभम भवतु। प्रणाम।